नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रथम वर्ष BSTC 8वां पेपर है ये, और पर्यावरण अध्ययन का है। इस सेकंड मॉडल पेपर आपको बताने जा रहा हूँ। इसका पूर्णांक आपको 60 नंबर का होता है, इतना पता होगा ही। 24 नंबर इसमें पास होने के लिए आपको चाहिए, 24 अंक। ध्यान रखना आप लोग। इस पेपर के लिए करने को आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। और अब हम बात करते हैं हमारे पेपर की पूरे की कंप्लीटली कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। पूरा पढ़ना है, हूबहू पढ़ के जाना है। प्रश्न आपको इसमें से खूब मिलेंगे। और जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहा है लेवल 1 की, वो विद्यार्थी पात्रता हो या मेंस, आपके लिए टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की गई है, जो सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज़ साबित होगी। मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को दावे के साथ में, और पढ़ते ही मज़ा आ जाएगा। इसी एप्लीकेशन पे दी गई है, खुराना क्लासेस पर, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा ऐप। पहला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण मित्र कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो आपको याद रखना है, पर्यावरण मित्र कार्यक्रम की अगर शुभारंभ डेट पूछी जाए तो 24 जुलाई 2010 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें आप इसको। राजस्थान का नमभूमि क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान में नमभूमि क्षेत्र कौन सा है? शामर है, जो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। इसके साथ में कौन सा है? केवलादेव, भरतपुर। ध्यान रखना, केवलादेव अभ्यारण्य जो है घना पक्षी विहार, वो भी हमारा नमभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, रामसर साइट के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक की भूमिका नहीं होनी चाहिए। देखो भाई, शिक्षक की भूमिका कैसी नहीं होनी चाहिए? तानाशाही नहीं होनी चाहिए। शिक्षक की भूमिका हमेशा पथ प्रदर्शन करने वाली हो, सुविधा प्रदाता जैसी हो, मार्गदर्शन करने वाली हो, लेकिन तानाशाही कभी नहीं होनी चाहिए। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा परीक्षण है जिसकी सहायता से विद्यार्थियों के विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञान एवं ज्ञान की सीमा ज्ञात की जाती है? तो वो है आपका उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण का मतलब है विद्यार्थियों ने कितना सीखा है और कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है 5वां, डॉक्टर BS ब्लूम ने त्रिआयामी प्रक्रिया है शिक्षण की, उसी को किस प्रकार से समझाया है? तो देखिएगा, BS ब्लूम ने बताया कि जो त्रिआयामी प्रक्रिया है उसमें 3 तत्व बताए थे। पहला था पाठ्यक्रम, पहला था शिक्षार्थी, दूसरा था शिक्षक, और तीसरा था अपना पाठ्यक्रम। ये आपको ध्यान रखना है। ये 3D जो है मैंने आपको बताया है त्रिभुज, इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम योजना के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फोरम ने क्या कहा है? आंसर होगा, कोई भी एक सार्वभौमिक योजना निश्चित नहीं हो सकती। शिक्षण की प्रक्रिया छात्र केंद्रित होने के कारण प्रत्येक शिक्षक अपने छात्रों की सीखने की गति और स्थानीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना बनाए। यही कहा था राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फोरम ने। अगला क्वेश्चन है 7वां, सीखना किससे प्रभावित होता है? तो सीखना हमारे पूर्वाग्रही अनुभवों, समय और शारीरिक मानसिक परिपक्वता से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है 8वां, प्रकाश संश्लेषी किसे कहते हैं? अधिकांश पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 गैस का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और ऐसे पेड़ पौधों को हम प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जैसे नीम, गेहूं, चावल और पीपल। ध्यान रखना, जो अमर बेल होती है ना, ये अमर बेल आप लोगों ने नाम सुना होगा। अमर बेल जो है वो कैसी है? परपोषी है। ध्यान रखना, अमर बेल क्या है? परपोषी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में। अगला क्वेश्चन है 9वां, भौतिक परिवर्तनों ने मानव जीवन को किस तरीके से प्रभावित किया है? तो देखेंगे, पर्यावरण में जो मानव निर्मित कारक हो रहे हैं, जैसे उद्योगों की स्थापना, ऊर्जा का उत्पादन, बड़े बांधों का निर्माण, यातायात में संचार का विकास आदि ने पर्यावरण के विविध पहलुओं पर व्यापक प्रभाव डाला है। जहां एक और हमको सुविधाएं मिली हैं, वहीं पर विभिन्न प्रकार के प्रदूषण पर्यावरण को निरंतर प्रभावित भी कर रहे हैं। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, जल प्रबंधन में महिलाओं की क्या भूमिका है, इसका महत्व बताइए। यानी जल प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका पर महत्व आपको डालना है। ये प्रश्न आपको यूनिट नंबर 1 में मिलेगा, तो इसको आप लोग ज़रूर पढ़ के जाएं। अथवा वाले प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको अपनी सीरीज में से देख के पढ़ने हैं साथियों। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत व गैर परंपरागत स्रोतों के नाम लिखिएगा।
तो सबसे पहले आपको परंपरागत स्रोत कौन से हैं, आप लोगों ने राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर ध्यान रखना, जब आप रीट की तैयारी करेंगे, रीट मेंस की, तो भूगोल के अंदर ये टॉपिक है राजस्थान के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा संसाधन। तो यहाँ से आपको एक बेस मिल रहा है कि भाई परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे कोयला, बिजली, खनिज तेल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस और ऊर्जा, जल ऊर्जा के स्रोत। तो ये है अपने परंपरागत, है ना। इन परंपरागत स्रोतों को हम क्या बोलेंगे साथियों, अनवीनीकृत स्रोत भी कह सकते हैं, ठीक है। और गैर परंपरागत जो स्रोत हैं उनको हम नवीनीकृत स्रोत कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। क्या बोलेंगे इनको, नवीनीकृत स्रोत भी कह सकते हैं इनको हम। और इनमें आता है पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, भूगर्भ ऊर्जा और सौर ऊर्जा। ध्यान रखना है आपको नाम सबके। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का पृथ्वी पर पर्यावरण प्रभाव कैसे पड़ा है, संक्षिप्त में बताइए। तो ये प्रश्न आपका यूनिट नंबर 2 में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 11वां, जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन क्या है, यह किन तरीकों से होता है। तो जीन पियाजे ने एक 2-3 ऐसी शब्दावली दी थी, जैसे अनुकूलन है, अपना स्कीमा है, तो इनके बारे में बताया था। जीन पियाजे एक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक थे, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किया था बाल विकास के अंतर्गत। तो स्कीमा न सिर्फ हमें अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करने के मौके देते हैं, बल्कि पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालने में भी मदद करते हैं, और इसे ही अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन का मतलब आप लोग जिस स्थिति में हो, जैसे वातावरण में हो, उसी के अनुसार स्वयं को अगर ढाल लें तो वही कहलाता है अनुकूलन। अनुकूलन दो अलग अलग तरीकों से होता है। या तो आप खुद को आत्मसात कर सकते हो, या फिर आप उस वातावरण के प्रति समायोजित हो जाते हो। तो ये 2 तरीके हैं अनुकूलन के जीन पियाजे के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, लो भाई, जीन पियाजे के द्वारा बताए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की दूसरी और तीसरी जो अवस्था है उसकी विशेषता बताइए। तो इसकी 4 अवस्थाएं हैं, ध्यान रखना कौन कौन सी है। मैं एक बार सबके नाम बता देता हूं, उनको फिर आप डिटेल्स के साथ पढ़ना। पहली है संवेदी पेशीय अवस्था, ठीक है, कौन सी है, संवेदी पेशीय अवस्था, ठीक है। दूसरी अवस्था बताई थी उन्होंने प्राकल्प अवस्था, कौन सी है, प्राकल्प अवस्था, ध्यान रखना। और तीसरी बताई थी उन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना, कौन सी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी बताई थी उन्होंने अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 अवस्था है, इनके बारे में आप पूरा डिटेल्स के साथ पढ़ के जरूर जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है 12वां, अधिगम योजना निर्माण के बारे में सामान्य शिक्षा शास्त्रीय मान्यता का उल्लेख कीजिए। तो देखेंगे, बच्चों की पूर्व अवधारणाएं ज्ञात करें, ये पहला उल्लेख है इसका। अवधारणाओं के अनुसार या अवधारणाओं के आधार पर बच्चों के द्वारा या शिक्षक के द्वारा काल्पनिक मानचित्र बनाना, गतिविधि को कक्षा में करवाए जाने से पहले स्वयं करके देखना, ज्ञान को व्यावहारिक जीवन से जोड़ा जाए, और बच्चों को पाठ आधारित दत्त कार्य भी दिए जाए। अथवा में क्वेश्चन है आपका, अधिगम योजना के क्या उद्देश्य हैं, आपको इनके बारे में लिखना है। तो ये प्रश्न आपका यूनिट नंबर 4 में मिलेगा। आइएगा, अगला क्वेश्चन है नंबर 13वां क्वेश्चन, अच्छे प्रश्न पत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये आप लोगों को लिखना है। तो अगर कोई प्रश्न पत्र अच्छा है तो उसकी विभिन्न प्रकार की एडवांटेज है, बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे प्रश्न निर्धारित उद्देश्यों पर आधारित होने चाहिए, प्रश्न निर्धारित विशिष्ट उद्देश्यों पर आधारित होने चाहिए, प्रश्न ब्लूप्रिंट में आधारित स्वरूप के होने चाहिए, और प्रश्नों में परीक्षण बिंदुओं का ध्यान रखा जाए, प्रश्न पाठ्यक्रम के अधिक से अधिक प्रकरणों पर बनाए जाने चाहिए। तो ये अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता है जो आपको एग्जाम में आएगा प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 18वां, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में अवलोकन के क्या क्या लाभ हैं। तो ये प्रश्न आपको यूनिट नंबर 5 में मिलेगा, ज़रूर पढ़ के जाएंगे। अगला प्रश्न है नंबर 14, अधिगम योजना निर्माण शिक्षक के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, स्पष्ट कीजिएगा।
तो अधिगम योजना निर्माण शिक्षक के लिए विभिन्न दृष्टियों से उपयोगी है। इससे विद्यार्थियों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत और स्थानीय अनुभवों को कक्षा में बता पाने और विद्यार्थी विश्लेषण करने में सक्षम हो पाता है। इसमें विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ती है। विद्यार्थी सीखते भी हैं, जिससे शिक्षक को अपनी तरफ से विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। इसके अतिरिक्त शिक्षक का शिक्षण भी उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अथवा में प्रश्न है आपका, अधिगम निर्माण में विविध सामाजिक समुदायों एवं संसाधनों का आप किस प्रकार से उपयोग करेंगे। तो ये प्रश्न भी आपको पढ़ के जाना है साथियों। हम आगे आते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन पर। गतिविधि संचालन के दौरान चर्चा एवं बातचीत का क्या महत्व है। तो बच्चों के साथ वार्तालाप करना उनके विचारों को जानने का वह महत्वपूर्ण हथियार है, जिससे वस्तुओं को देखने के उनके नज़रिए को जानने में मदद मिलती है। बच्चे वार्तालाप के द्वारा महत्वपूर्ण तरीके से सोच सकते हैं तथा संवेदनशील मुद्दे जैसे जेंडर संवेदनशीलता, जाति, अंधविश्वास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस प्रकार के मुद्दों के बारे में प्रत्यक्ष रूप से बात करना ज़्यादातर मुश्किल होता है, क्योंकि वे हमारी सामाजिक स्थिति का एक हिस्सा हैं। परंतु ऐसे संवाद के द्वारा हमें इस प्रकार का अवसर मिलता है कि हम स्वयं के विचारों पर प्रश्न उठा सकें। इस प्रकार के वार्तालाप एवं संवाद के लिए अखबारों की रिपोर्ट, पोस्टर, चित्र, छायाचित्र आदि को शुरुआती स्तर पर उपयोग में लाया जा सकता है। अथवा में आपका प्रश्न है, सर्वे कार्य के बारे में आप क्या समझते हैं। ठीक है, सर्वे कार्य की महत्वता का वर्णन कीजिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला प्रश्न है आपका 16वां। विद्यालय में वृक्षारोपण हेतु योजना बनाकर पर्यावरण मित्र कार्यक्रम को प्रभावी रूप से किस तरह क्रियान्वित किया जा सकता है। आंसर सुनिएगा। पर्यावरण मित्र कार्यक्रम की शुरुआत 24 जुलाई 2010 को अहमदाबाद में पर्यावरण एम्बेसडर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा की गई थी। यह कार्यक्रम इस सोच पर आधारित है कि सभी विद्यार्थी पर्यावरणीय कारकों को बृहद संदर्भ में उनके तात्कालिक पर्यावरण के अनुसार समझने और पहचानने से जुड़ सकें। यह कार्यक्रम स्वयं करके सीखने को बढ़ावा देता है एवं स्कूल के सभी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी पर भी केंद्रित है, जो कि 5 प्रमुख पर्यावरणीय विषय जो कौन कौन से हैं, जल, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, ऊर्जा और जैव विविधता एवं हरियाली तथा सांस्कृतिक धरोहर को स्कूल के संदर्भ में कार्य परियोजना से जोड़ता है। इसका सर्वोच्च न्यायालय के पर्यावरण शिक्षा हेतु आदेश NCF 2005 तथा CCE के संदर्भ में शामिल करते हुए तैयार किया गया है और फिर क्रियान्वित भी किया गया है। अथवा में आपका प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा बहुविषयी होती है, इस कथन को आप उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगला हमारा प्रश्न है 17वां, देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन की एक विषय के रूप में व्याख्या कीजिए कि पर्यावरण अध्ययन एक विषय है, किस तरीके से पूरा आपको कॉन्सेप्ट लिखना है इसके बारे में। तो पर्यावरण के महत्व को समझते हुए वर्ष 2003 में उच्च न्यायालय ने शिक्षा के सभी स्तरों पर इसके शिक्षण हेतु प्रावधान करने के लिए कहा, परंतु एक बहुत बड़ा सवाल यह था कि क्या पर्यावरण को एक विषय के रूप में लागू किया जाए। दूसरा सवाल था कि इसमें क्या पढ़ाया जाए और शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर इसको कैसे लागू किया जाए। आज तो पर्यावरणीय मुद्दे चारों तरफ उठ रहे हैं, उनको देखते हुए पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना जरूरी है। आज विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों ने विकराल रूप धारण कर लिया है। अधिकांश नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी का जो दर्जा दिया गया है हमारी गंगा नदी को, वो भी गंभीर रूप से दूषित हो चुकी है। कारखानों और विभिन्न वाहनों से निकलने वाला धुआं और अन्य जहरीली गैसें
वायु को निरंतर प्रदूषित कर रही है। प्लास्टिक का कचरा, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ भूमि को प्रदूषित कर रहे हैं। शोर हमारे वातावरण को भी प्रदूषित कर रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है ना। इन सबको रोकने के लिए और इन समस्याओं पर नियंत्रण पाने के लिए पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के रूप में अत्यधिक आवश्यकता है। और आप सभी जानते हो कक्षा 3 से लेकर के 5वीं तक ये पर्यावरण अध्ययन एक अलग विषय के रूप में भी पढ़ाया जा रहा है। ऐसा किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत, ध्यान रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है अथवा में, जम्बो जी ने पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के लिए क्या क्या प्रयास किए थे। ये प्रश्न आपका यूनिट 1 में मिलेगा, ध्यान रखना है आप लोगों को। राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक संत थे जिन्होंने पर्यावरण शिक्षा पर जोर दिया, पर्यावरण संवर्धन पर जोर दिया, वो थे हमारे जम्बो जी बिश्नोई। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 18वां, संपूर्ण कचरा प्रबंधन पर अपना विस्तार से वर्णन करो। कैसे हम इसका प्रबंधन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन तब अधिक प्रभावी व सफल बनता है जब उसमें कचरा नियंत्रण व निपटान के विभिन्न तरीकों के साथ मिला लिया जाए, बजाय किसी एक तरीके के जोड़ देने पर। कचरा प्रबंधन की चाबी 3 बिंदुओं पर निर्भर करती है। वो 3 बिंदु कौन कौन से। पहला है स्रोतों या संसाधनों की कमी। उत्पादित कचरे की मात्रा या जहरीलेपन को कम करने के लिए उचित डिजाइन, निर्माण, सही पैकेजिंग आदि से कचरा निपटान व प्रबंधन व्यय में कमी हो जाती है, क्योंकि इसमें पुनः चक्रित करने और दहन करने की लागत से बचा जा सकता है। इसमें संसाधनों का संरक्षण व प्रदूषण की कमी होती है। दूसरा है इसमें पुनः चक्रण। यह वह प्रक्रिया है जिसमें अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा किए जाते हैं और नए उत्पादों के लिए उनका उपयोग करके कच्चे माल के रूप में किया जाता है। पुनः चक्रण में 4 चरण होते हैं। ठोस कचरे से पुनः चक्रित करने योग्य घटकों को पुनः इकट्ठा करना, विभिन्न प्रकार के अनुसार या इस प्रकार के अनुसार सामग्री को अलग अलग करना, उन्हें पुनः उपयोगी के रूप में संशोधित करना, व पुनः संशोधित सामग्रियों से बने सामान को खरीदना या उपयोग करना। पुनः चक्रण से संबंधित उपयोगी सामग्री को गड्ढों में डालने और दहन करने से रोका जा सकता है। तीसरा बिंदु है इसमें गड्ढा भराई करके भी रोक सकते हैं। यह उस कचरे के प्रबंधन को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिसे कम या पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता। मामलों में कचरे की मात्रा विषाक्तता को कम करने के लिए भस्मीकरण का उपयोग किया जाता है। स्रोत कमी पुनः चक्रण से कचरे के ढेर से उन चीज़ों को हटाया जा सकता है जिन्हें जलाना कठिन हो, संभवतः खतरनाक उत्सर्जन करते हो या जिन्हें से हमें रखने से समस्या होती हो, तो उसके लिए गड्ढा भराई काम में लेनी चाहिए। अगला है खाद्य संरक्षण से आप क्या समझते हैं। एक विधि का वर्णन कीजिएगा। यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है, ये जरूर पढ़ के जाए। 19वां प्रश्न है अवलोकन, जिसको हम निरीक्षण भी कहते हैं, ऑब्जर्वेशन। ये विधि क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है, इसकी क्या क्या विशेषता है। देखिएगा, अवलोकन विधि, इस विधि में व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग कर वातावरण का ज्ञान प्राप्त करता है। पर्यावरण के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान के लिए यह विधि वर्तमान में उपयुक्त मानी जाती है। योकाम व सिम्पसन के अनुसार ये मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि निरीक्षण विधि ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की विधि है जिसमें व्यक्ति को अपने चारों ओर से संसार का ज्ञान होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है सिम्पसन योकाम के अनुसार। निरीक्षण विधि द्वारा पर्यावरण के विभिन्न तथ्यों की जानकारी वास्तविक रूप में मिलती है। इससे ज्ञान अधिक स्थायी होता है। बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों का अधिक से अधिक उपयोग करता है। इस विधि की विशेषताएं देखिए। पहली विशेषता है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें बालक की व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर बालक अपनी सहज क्षमता से पर्यावरणीय घटनाओं तथ्यों तथा सिद्धांतों का अवलोकन करता है। दूसरा है इसमें बालक की आत्म अभिव्यक्ति का विकास होता है। जैसा वह देखता है उससे वह अपने शब्दों तथा भावों के साथ अभिव्यक्त करना सीखता है। तीसरा है बालक में जिज्ञासा।
मौलिक चिंतन जैसे गुणों का विकास होता है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए आवश्यक है। चौथी विशेषता है कि बालक में तर्क शक्ति का विकास होता है। पांचवी विशेषता है कि इसमें स्थूल रूप से भौतिक व जैविक तत्वों का ज्ञान प्राप्त होता है। और छठवीं विशेषता है इसमें छात्रों में पर्यावरण प्रक्रियाओं के प्रति रुचि का विकास होता है। सातवीं विशेषता है कि इस विधि के द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है क्योंकि मनोवैज्ञानिक है। अथवा में प्रश्न है समस्या समाधान विधि क्या है। समस्या समाधान विधि के गुण एवं दोष जो हैं उनका वर्णन करना है। ये आपको यूनिट नंबर 4 में मिलेगा। अगला प्रश्न है प्रायोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि क्या है। शिक्षक इसके माध्यम से किस प्रकार से आकलन कर सकता है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना प्रोजेक्ट जो मेथड है इसका प्रतिपादक कौन है, विलियम किलपैट्रिक। कौन है साथियों, विलियम किलपैट्रिक साहब। इन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया था, ठीक है, किलपैट्रिक, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इस प्रायोजना या प्रोजेक्ट शब्द को सबसे पहले किसने दिया था तो ध्यान रखना रिचर्डसन ने दिया था, है ना भाई, रिचर्डसन ने दिया। अब देखेंगे प्रायोजना विधि। यह एक प्रकार का अन्वेषण, एक प्रकार की खोज, एक प्रकार का रिसर्च है जो बच्चों के द्वारा व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से किया जाता है। इसकी अवधि कुछ दिन या कुछ सप्ताह अथवा पूर्ण सत्र की हो सकती है। एक सत्र में कई परियोजनाएं भी कराई जा सकती हैं। आमतौर पर इन परियोजनाओं के माध्यम से सूचनाओं, तथ्यों, आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण भी करवाया जा सकता है। थीम पर आधारित सीखने की प्रक्रिया में परियोजना कार्य की अहम भूमिका होती है। उदाहरण के रूप में शिक्षक ने बच्चों के साथ बातचीत कर तय किया कि वे 2 पुस्तकें तैयार करेंगे, एक पत्तियों की पुस्तक और दूसरी फूलों की। इसे तो नीचे गिराएगी पत्तियों और फूलों को उठाया जा सकेगा। शिक्षक ने निम्न बिंदुओं पर इस परियोजना कार्य का आकलन किया। कैसे किया, क्या बच्चों ने मिलजुल कर योजनाबद्ध कार्य किया। दूसरी बात देखिएगा, क्या बच्चे पेड़ पौधे फूल पत्ती आदि को पहचान सकेंगे। क्या बच्चों का लिखा गया विवरण सही था। क्या बच्चों की ये गतिविधि अच्छी लगी, कैसी लगी, इसके बारे में। इसी प्रकार अन्य थीमों पर भी परियोजना कार्य किया जा सकता है। अब देखिएगा आपको अथवा में प्रश्न है वर्तमान में आकलन हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण और उनकी तकनीकियों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ये प्रश्न यूनिट 5 का है। अथवा में आपका क्वेश्चन है कि मूल्यांकन के उद्देश्य और उसके गुण लिखिए। मूल्यांकन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये यूनिट नंबर 5 में प्रश्न मिलेगा। जरूर देखना आप लोग, इनको एक बार पढ़ के जरूर जाएं, प्रश्न दोनों में से जरूर आएगा। थैंक यू सो मच।